मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एनटीए नीट मॉक टेस्ट 19 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है ट्रैवलिंग वेव की कि y इज इक्वल्स टू 4 साइन पाई बाय 2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 4 पाई टी माइनस पाई बाय 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पाई एक्स अपॉन 16। ठीक है, एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर बोला है अपने को और वेव की वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो तो ये टी का जो कोएफिशिएंट होता है ये तो बच्चों हमारे पास होता है ओमेगा, और एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है तो ये एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास होता है के। और किसी भी ट्रैवलिंग वेव की अगर आपसे स्पीड पूछता है तो स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है, तो ओमेगा का वैल्यू हमें दे रखा है 4 पाई और के दे रखा है पाई बाय 16। तो 16 ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सारा डेटा हमें सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए क्या आंसर आ जाएगा बच्चों 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। रही बात डायरेक्शन की, तो आपको पता है जब माइनस आता है तो डायरेक्शन होती है प्लस एक्स एक्सिस पे, तो ये डायरेक्शन तो एक्स है लेकिन यहाँ माइनस आने की वजह से क्या हो गया प्लस एक्स, और अगर प्लस आता तो क्या हो जाता माइनस एक्स हो जाता है ना। तो कौन सा आंसर सही माना जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही माना जाएगा 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है। आपको कहता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट है साइनोसॉइडल सिग्नल, डायोड का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आपको पल्स फ्रीक्वेंसी बतानी है आउटपुट की, है ना। तो देखिए ध्यान से कि फुल वेव रेक्टिफायर की बात चल रही है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट हमारा इस तरह से होता है, अगर इस तरह से इनपुट होता है ना, ये एक टाइम पीरियड के लिए, ये दो टाइम पीरियड के लिए, इसको बोल देता हूं मैं टी इन क्योंकि इनपुट सिग्नल है, वी इन। तो जो आपको आउटपुट मिलेगा फुल वेव रेक्टिफायर का, तो वो आउटपुट कैसे मिलता है, तो आप सब लोग जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसे मिलेगा। आउटपुट एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, तो कुछ इस टाइप का आउटपुट मिलेगा, देखो बच्चों लाइक दिस, है ना। ये होता आउटपुट किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। अब आप ध्यान से देखिए कि टाइम पीरियड जो है आउटपुट का वो तो हाफ हो चुका है, देखिए ये 2t आउट हो जाएगा, ये 3t आउट हो जाएगा और ये 4t आउट हो जाएगा। इसका मतलब एक टी इन में कितने आ गए, 2t आउट आ गए, मतलब टाइम पीरियड हो गया डबल। टाइम पीरियड क्या हो गया, हाफ हो गया, सॉरी इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स टी आउट इज इक्वल्स टू टी इन। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, इनपुट के टाइम पीरियड का आधा हो गया, और अगर टाइम पीरियड आधा हो गया बच्चों तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। इस आउटपुट फ्रीक्वेंसी को रिपल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिपल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डबल हो गई। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में, अगर आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 314t, ओमेगा दे रखा है अपने को 314t, ओमेगा दे रखा है आपको 314 रेडियन पर सेकेंड, तो बताइए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 314 अपॉन 2 पाई, 314 अपॉन 2 पाई। तो ये जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखो 3.14 का मतलब होता है पाई, तो ये आपको मिलेगा 50 हर्ट्ज। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हर्ट्ज में, तो कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा बच्चों, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 100 हर्ट्ज। इसका मतलब रिपल फ्रीक्वेंसी या आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर के केस में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या हो गया, हाफ हो गया। तो क्या आंसर आना चाहिए, 100 हर्ट्ज आंसर आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर दोनों गैसेस को आइडियल माना जाए तो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आपको मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है और वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को कंसीडर नहीं करने हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर का, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या आएगा, सॉरी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला टी मिक्स का फॉर्मूला मिलेगा बच्चों आपको। तो टी मिक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, देखो N1
F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपॉन N1 F1 प्लस N2 F2, जहां पर N क्या है नंबर ऑफ मोल्स एंड T क्या है, सॉरी हमारे पास F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ध्यान से देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया हाफ मोल, यानी कि N1 का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, हाफ। ठीक है, CO2 हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है, और CO2 का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वो डायटोमिक गैस जो होती है उसका जितना ही आता है, यानी कि 5 ही आता है, ये एक एक्सेप्शन होता है, इसको आप याद रखें। तो CO2 का एक्सेप्शन ले लिया हमने 5। T1 कितना दे रखा है बच्चों अपने को 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 300 केल्विन। N2 कितना हो जाएगा, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया हाफ मोल। ऑक्सीजन का O2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 5 है ना। डायटोमिक गैस का कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 होता है। उसके वाइब्रेशन वाले हमें कंसीडर करने नहीं है। टेम्परेचर कितना दे रखा है ऑक्सीजन का, देखिए आपको दे रखा 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 310 डिवाइडेड बाय N1 F1, तो N1 F1 का मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू 5 प्लस N2 F2, तो ये भी कितना हो गया, हाफ इंटू 5। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा T मिक्स इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 5, बाहर कॉमन आ जाएगा तो लिखा जाएगा 610, और डिवाइड किसका लगेगा 2 इंटू हाफ इंटू 5, तो हाफ इंटू 5 चला जाएगा, और 610/2 कितना मिल जाएगा, 305 केल्विन मिल जाएगा ये अपने को। हमें ऑप्शन देखिए सेल्सियस में दे रखेंगे केल्विन में, तो सेल्सियस में ऑप्शन दे रखे हैं, तो सेल्सियस में निकालेंगे हम लोग टी मिक्स इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तो इसे लिखा जा सकता है 32 डिग्री सेल्सियस। 305 में से 273 को जब माइनस करेंगे तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या आंसर मिलेगा बच्चों, 32 डिग्री सेल्सियस आंसर मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें सब लोग। टी मिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपन N1 F1 प्लस N2 F2। मान लो एक और गैस होती तो यहाँ पर N3 F3 T3 आ जाता, और नीचे क्या आ जाता है, N3 F3 आ जाता, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको एक कॉइल दे रखी है, कॉइल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 10, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इज चेंजिंग एट ए रेट ऑफ इतना। आपको मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की रेट दे रखी है, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस कॉइल का दे रखा है, करंट पूछ रहा है कॉइल में, तो हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ के फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कॉइल में करंट आता है ना। तो देखिए क्या क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स इज 10, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। और आपको dB बाई dt दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये dB बाई dt कितना दे रखा है, देखो 10 टू द पावर 4 टेस्ला पर सेकंड दे रखा है। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, तो कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 20 ओम। अब करंट पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग जानते हैं कि करंट को क्या लिखा जाएगा, करंट को लिखा जाएगा 1/R इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बच्चों, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा n d∅ बाय dt। अब अपने को n पता है, r पता है, d∅ बाय dt निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है b डॉट ए, तो b डॉट ए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b डॉट ए यानी कि बी ए। तो d∅ बाय dt को क्या लिखा जाएगा बच्चों, तो d∅ बाय dt को लिखा जाएगा, एरिया तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dB बाय dt। ठीक है, इसका वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो करंट कितना मिल जाएगा हमें, तो करंट मिल जाएगा देखिए NA/R इंटू dB बाय dt। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ, लेंज लॉ नहीं लगाया मैंने, क्योंकि अपने से मैग्नीट्यूड ही पूछा जा रहा है। तो देखें बच्चों ध्यान से, वैल्यू पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 10, एरिया कितना है हमारे पास, एरिया है 10 टू द पावर -3, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 20 ओम, और dB बाई dt कितना दे रखा है 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। तो देखो एक 0 से एक 0 चला जाएगा, और ये कितना बचेगा हमारे पास 10 बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। डायरेक्शन तो हमसे पूछ नहीं रहा है कॉइल में, है ना, इसलिए हमें लेंस लॉ लगाने की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपको कहता है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी कोर्सिविटी दे रखी है आपको, व्हाट करंट शुड फ्लो थ्रू सोलोनॉइड ऑफ लेंथ इतना, हैविंग टर्न्स इतना, टू डीमैग्नेटाइज दिस सब्सटेंस कंप्लीटली। ठीक है, तो हमें पता है सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई, पता है सब लोगों को। सोलोनॉइड में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
सोलिनॉइड के लिए हम लोग लिख सकते हैं, आइडियल सोलिनॉइड ली जाती है, आइडियल सोलिनॉइड के लिए हम लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। यहाँ पर ये जो एन होता है बच्चों, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, पर यूनिट लेंथ होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपने को कोर्सिविटी दी हुई है और हमसे पूछ रहा है कि करंट कितना होगा अगर इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग एक चीज और जानते हैं कि B इज इक्वल्स टू हम लोग म्यू नॉट इंटू एच भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एच को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, तो एच को लिखा जा सकता है B अपॉन म्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा N इंटू आई हो जाएगा। अब आपको डीमैग्नेटाइज करने के लिए एच कितना दिया हुआ है, तो बच्चों आपको एच दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻3। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर की लेंथ है और 150 टर्न्स है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को क्या लिखा जाएगा 150 अपॉन 15, है ना, पर यूनिट लेंथ। लेकिन अपने को मीटर में लेनी चाहिए तो अपन इसको लिखेंगे 15/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। तो स्मॉल एन का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, तो स्मॉल एन का वैल्यू आ जाना चाहिए बच्चों 1000, तो कितना हो जाएगा 150, तो उसको ये एग्जिट में 1000 लिख देता हूँ यहाँ पे 1000 इंटू आई। 1000 से 10⁻³ चला जाएगा और करंट कितना आ जाएगा बच्चों 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और डीमैग्नेटाइज होकर वो मैग्नेटिज्म शो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए बच्चों इसका, तो इसका आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक रेजिस्टेंस वायर को जब डाई से पास आउट किया जाता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया में डिक्रीमेंट होता है 1% का, तो रेजिस्टेंस में चेंज बताना है आपको। तो देखिए कि नॉर्मली हम बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें कि आपने डाई से पास आउट नहीं किया है, उसको वॉल्यूम अगर कांस्टेंट नहीं है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तब क्या लिखा जाता है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, लेकिन जब डाई वाले क्वेश्चन आते हैं कि डाई से पास आउट करवा दिया या उसको स्ट्रेच कर दिया, तब ये माना जाता है कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो R इज प्रोपोर्शनल टू L² और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A², है ना। अगर लेंथ कांस्टेंट रखी जाए और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो R किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, या वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेंथ तो कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो R किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है A² के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है L² के। तो यहाँ पर देखिए आपको बोलता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज किया है 1% से, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों छोटे चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा A अपॉन A। अब एरिया में कितने का चेंज आया है, तो एरिया में डिक्रीमेंट हुआ है 1% का, तो हम लोग लिख सकते हैं -1%, और अगर ये -1% होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपको डेल्टा R/R कितना मिलने वाला है, तो डेल्टा R/R मिलने वाला है प्लस का 2%। प्लस के 2% का मतलब बच्चों क्या हुआ, तो प्लस 2% के चेंज का मतलब हुआ इंक्रीमेंट, और -1% का मतलब क्या हुआ, डिक्रीमेंट। तो कभी भी डिक्रीमेंट बोले तो हमें माइनस के साथ लेना होगा, और इंक्रीमेंट बोले तो प्लस के साथ लेना होगा। और ये फॉर्मूला अपन कब लगा सकते हैं, जब चेंज छोटा होता है। अगर 8% से छोटा चेंज है, 8% से छोटा चेंज है, तो ही हम ये वाला मेथड यूज में लेंगे। तो यहाँ पर 1% का चेंज था तो हमने ये वाला मेथड यूज में ले लिया, है ना। ओके, तो क्या आंसर आ जाना चाहिए, उसका डी ऑप्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पॉइंट पर x, 0,0 पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जा रही है ना। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में। क्या रिलेशन होता है बच्चों, तो रिलेशन होता है हमारे पास E इज इक्वल्स टू -dV/dr, और फिर हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है V, वो किसका फंक्शन दिया हुआ है, तो वो सिर्फ आपको x का फंक्शन दिया हुआ है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है -dV/dx i कैप, है ना। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए तो क्या मिलेगा बच्चों, हमको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे d/dx, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1000 x टू द पावर -1 प्लस 1500 x टू द पावर -2 प्लस 500 x टू द पावर -3। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन भी मिल जाएगा। डायरेक्शन की बात करें तो आई कैप आएगा, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर वाई जेड का कोई टर्म नहीं है। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करा जाएगा तो देखिए ध्यान से, माइनस साइन तो बाहर रह जाएगा
और जब x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1000 अपॉन x टू दी पावर -2 यानी कि x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3000 अपॉन x की पावर 3, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 1500 अपॉन x की पावर 4, और डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा, आई कैप। तो ये माइनस अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, और माइनस जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मिल जाएगा 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3000 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1500 अपॉन एक्स की पावर 4 आई कैप। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ही आता है ये, है ना, पक्का। अब देखिए आपसे x इक्वल टू 1 पे पूछा जा रहा है, तो x का वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए बच्चों, तो x का वैल्यू हम पुट कर देंगे 1। तो जब आप x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल जाएगा 1000 प्लस 3000 प्लस 1500 आई कैप। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए हमारे पास 5500 आई कैप, है ना। कितना आ जाना चाहिए, 5500 आई कैप। यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन क्या रहेगा, आई कैप। तो 5500 आई कैप इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर आना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर बी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इन द मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल। तो ये आपको मीन लाइफ की डेफिनेशन पूछी जा रही है कि मीन लाइफ का मतलब क्या होता है ना। तो देखो एक तो होता है हाफ लाइफ और एक होता है मीन लाइफ। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। मीन लाइफ का सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मीन लाइफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ln2 अपॉन लैम्डा। ठीक है, टी हाफ कितना होता है, ln2 अपॉन लैम्डा। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि 50% जो है का डिके हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 50% आप ऐसे समझिए खत्म हो जाते हैं और 50% बचते हैं हाफ लाइफ के बाद। और मीन लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों, तो मीन लाइफ का मतलब होता है कि 33% बचते हैं, और आप ऐसे कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 67% डिके कर जाते हैं, और 33% जो है वो बचते हैं रिमेनिंग। तो वो टाइम जिस टाइम में 67% डिके कर जाते हैं उस टाइम को क्या बोला जाता है, मीन टाइम, मीन लाइफ बोला जाता है। और जिसमें 50% डिके कर जाते हैं और 50% बचते हैं रिमेनिंग, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, तो उसे हाफ लाइफ बोला जाता है। और जाहिर सी बात है कि मीन लाइफ जो होता है वो हाफ लाइफ से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब मैं इसको आपको ग्राफ से भी समझा देता हूं कि जब आपने ग्राफ बनाया होगा डिसइंटीग्रेशन का तो किस तरह का ग्राफ बनाया होगा। देखिए इस तरह का ग्राफ बनता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और टाइम में। तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे n नॉट, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम, और उसके बाद इन्फाइनाइट टाइम के बाद कितने हो जाते हैं बच्चों, 0 हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि t हाफ के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे, n नॉट बाय 2 बचेंगे। और मीन लाइफ के बाद बच्चों कितने बचेंगे, तो मीन लाइफ में कितने डिसइंटीग्रेट हो गए, 67%, कितने बचे 33% बचे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि n नॉट बाय 3 बचेंगे और 2n नॉट बाय 3 क्या कर जाएंगे, डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। तो फिर बताइए कौन सा आंसर आना चाहिए, तो सेकंड आंसर आना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट एंड ओनली 1/3 सब्सटेंस रिमेनिंग। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से अपने को समझ में आता है कि टी मीन जो होता है, ये मीन लाइफ जो होती है या हाफ लाइफ से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले भी अपने को ध्यान रखने हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने से पूछता है तो हमसे बिल्कुल सही हो जाना चाहिए एग्जाम में, है ना। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन लग रहा है। ये आपसे कहता है कि E इज इक्वल्स टू इतना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ऐड कर दिया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू पूछा जा रहा है। ओके, तो हमें पता है कि जब हम किसी मेटल सरफेस पर फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं तो जो फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या दिया हुआ है हमें। एक तो देखिए वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना।
और हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जा रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है के मैक्स अपॉन ई। और उसके बाद अगर हम बात करें आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो आइंस्टाइन ने हमें एक फॉर्मूला दिया था कि जो हम एनर्जी इंसिडेंट करवाते हैं ई, वो बराबर होती है हमारे पास 5 प्लस के मैक्स के। इसका मतलब के मैक्स को क्या लिखा जा सकता है, आइडियल केस लेके चल रहे हैं अभी हम लोग, कोई लॉस नहीं हो रहे, तो इस तरह से लिखा जा सकता है एनर्जी कंजर्वेशन से। तो के मैक्स को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ई माइनस 5 लिखा जा सकता है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा ई माइनस 5 अपॉन स्मॉल ई, जहां पर ई क्या है यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये आपको वोल्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 तो हमें दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस हमें ये ई निकालना है। ई का मतलब क्या हो गया, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। ई का मतलब क्या हो गया बच्चों, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हो गई। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या लिखी जाएगी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी लिखी जा सकती है HF, या फिर आप बोल सकते हैं HC बाय लैम्डा। अभी अपने को फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आपको क्या दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है। तो ध्यान से देखिए कि फ्रीक्वेंसी किसका कंपोनेंट होता है, तो टी का जो कोफिशिएंट आता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, ओमेगा का वैल्यू मिलेगा 1.57 इंटू 10⁻⁷ इंटू सी। सी का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, सी का मतलब यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट से, है ना। तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2πf। तो 2π से जब डिवाइड कर दिया जाएगा, जब 2π से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो 1.57 से ये 2 बार चला जाएगा। सी को क्या लिखा जा सकता है, सी को लिखा जा सकता है 3 इंटू 10⁸, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ प्लस 7 यानी कि 3 इंटू 10⁻15 अपॉन 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, है ना। अब इसकी वैल्यू देखिए हम पुट करते हैं, तो हमें इंसिडेंट एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए, तो इंसिडेंट एनर्जी हमें मिलनी चाहिए E इज इक्वल्स टू HF। H का फॉर्मूला क्या होता है, H का वैल्यू क्या होता है बेटा, H का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितना आया 3 इंटू 10⁻15/4। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आ गया, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास आएगा जूल में, है ना, इसमें आएगा जूल में, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल को क्या लिखा जाएगा, तो 1 जूल को लिख दिया जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे मैं क्यों ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लूं, ताकि फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में हमें आसानी रहे, है ना। तो देखिए ध्यान से कि जब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा तो आपको इंसिडेंट एनर्जी कितनी मिल जाएगी, इंसिडेंट एनर्जी मिल जाएगी 6.6 इंटू 3 इंटू देखिए 10⁻15 और -34 कितना हो जाएगा -19, और 4 पहले से है ही, अब डिवाइड किससे लगाना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 चला जाएगा। और देखिए ये 66.6 से और ये 16 4 से 64 होता है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 64 मान लूं तो ये अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाई कितना दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली बच्चों कितना आ जाएगा 3 माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें जब डिवाइड लगेगा ई से तो ये अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो ये वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 में से 1.9 गया तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 वोल्ट आता है। ठीक है, छोटा सा हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशन किया है, 6.6 को 6.4 मान लिया, 6.6 को 6.4 मान के 1.1 आता है, तो जाहिर सी बात है कि जब 6.6 लेंगे तो 1.1 से ज्यादा आएगा। तो देखिए ऑप्शन जो 1.1 से थोड़ा सा ज्यादा हो, तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो दे रखा है 1.2 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 1.2 वोल्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। तो आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में एक्सरे पढ़ा होगा, हालांकि एक्सरे का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको कहता है कि के शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना। के शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इंसिडेंट एनर्जी कितनी दी गई है, इंसिडेंट एनर्जी दी गई है बच्चों 24.8 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला के शेल से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है इसलिए। तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या होती है कि जब v परपेंडिकुलर होता है b के तो सर्कुलर मोशन होता है, और जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है EVB
वो किसके बराबर हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है mv² बाय आर के। तो यहाँ से आप देखिए v कैलकुलेट कर सकते हैं कि v का वैल्यू कितना आ जाएगा, EBR अपॉन m आ जाएगा। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर करके। तो जब हम हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, E स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब इतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन भागा और इतनी एनर्जी आई है, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाली जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपको बाइंडिंग एनर्जी कितनी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी E - k। ये तो अपने को दिया हुआ है बच्चों, आपको बस काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इसके अंदर आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। तो जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे देखिए तो हमें काइनेटिक एनर्जी कितना मिलना चाहिए, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और b कितना दे रखा अपने को 2 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। और आपको रेडियस दे रखा 23 mm, इसका मतलब 23 इंटू 10⁻3, 23 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 529, 10⁻³ का करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। मास इलेक्ट्रॉन का लेना है हमें, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड किया जाए, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड किया जाए, तो ये अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब बच्चों इसमें कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, देखते हैं एक बार। तो ये 1.6 इंटू 10⁻19 से चला जाएगा और हमें क्या मिलने वाला है देखिए, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलने वाला है। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 4 इंटू 529 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमें मिलेगा देखिए 2 इंटू 9.1, और ये कितना आ जाएगा -19 -10 -29, और ये ऊपर चला जाएगा 31, तो कितना बचेगा 10⁻², तो ये हो जाएगा 100, है ना। तो ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है। अब हम कुछ इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएं, क्योंकि ऑप्शन अपने को दूर दूर दिए हुए हैं, ज़्यादा पास पास नहीं दिए हुए, तो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं बच्चों। देखो तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट चला गया, 2 से मैंने इसे काट दिया, ये 2 बार चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इंटू 529 अपॉन 91 इंटू 100। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि अगर इसे मैं 30 मान लेता हूँ और इसे 90 मान लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 3 बार चला जाएगा। 3 से अगर इसे काटा जाए तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और 22 का 3 7 जा 21, 19 तो उसको 8 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, तो ये लगभग हमारे पास आ जाएगा 176 इंटू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे हम लिख सकते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम एक जीरो लगा के यहाँ पर 17.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 17.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आपको ई इन कितना दे रखा था बच्चों, तो ई इन आपको दे रखा था 24.8, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी कितना मिल जाना चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहा हूँ मैं, 24.8 और 17.6, तो कितना आना चाहिए 2, और इधर से मिलना चाहिए अपने को 7, और इधर से कितना मिलना चाहिए 0, तो ये आ जाएगा 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखिए कि हमने अप्रोक्सीमेशन किया क्या है, हमने यहाँ पर कर दिया 30, 32 का कर दिया 30, और यहाँ पर 91 का कर दिया 90, इसका मतलब डिनोमिनेटर को तो कम कर दिया, न्यूमरेटर को ज़्यादा, और न्यूमरेटर को भी कम कर दिया, डिनोमिनेटर को भी कम कर दिया, तो ये वैल्यू मतलब इससे क्या आनी चाहिए 17.6 से ज़्यादा आनी चाहिए। फिर यहाँ पर भी मैंने कम किया इसको, तो ये 17.6 से पक्का ज़्यादा आएगी। अगर 17.6 से पक्का ज़्यादा आएगी वैल्यू, तो ये 7.2 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो 7.2 से कम हो। ठीक है, तो 7.2 से कम यहाँ पे ज़्यादा दो ऑप्शन दे रखे अपने को, 6.2 और 5.4, तो 5.4 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और ज़्यादा कमी भी नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, लेकिन पक्की बात है कि 7.2 से कम आना चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन करके आप विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में, पक्का। चलिए, लेकिन ऐसे मत कर देना कि 7.2 आया तो आपने 7.4 कर दिया, थोड़ा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जो आपने अप्रोक्सीमेशन किया है उससे वैल्यू 7.2 से ज़्यादा आनी चाहिए कि 7.2 से कम आनी चाहिए, तो कम वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा 6.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीस्कोप का क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक टेलीस्कोप में लेंस होता है, उसका लेंस का डायमीटर दे रखा है 2 मीटर, वेवलेंथ दे रखी है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम, तो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बताना है आपको। तो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन का बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर रखा है कि मिनिमम एंगुलर सेपरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिए आपको क्या दे रखा है पहले,
तो आपको दे रखा है डायमीटर, यानी कि रेडियस आपको दे रखा है 1 मीटर, है ना। और लेंथ ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ आपको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो आपको ये दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और डायमीटर आपको कितना दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है एंगुलर सेपरेशन का, 1.22 लैम्डा बाई डी, है ना। फॉर्मूला याद कर ले सब लोग, 1.22 लैम्डा बाई डी। अब इसमें लैम्डा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, इसका अंदर 10 टू द पावर -10, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और किससे डिवाइड लगा देंगे, 2 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए पॉइंट्स में दे रखे हैं लेकिन दूर दूर दे रखे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि क्या लिखा जाए, 3 0 से तो ये चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7, है ना। अभी कितना बचा हमारे पास, 1.22 इंटू 5, तो 1.22 इंटू 5 को मैं 1.20 ले लूँ, और 1.20 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 आ जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द -7, इसका मतलब 0.3 इंटू 10 टू द -6। देखिए बच्चे ऐसा कैसे कोई ऑप्शन दे रखा है रेडियन में, तो आपको ऐसा ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन, तो 0.3 इंटू 10 टू द -6 मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेशन सीखो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है TIR का, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और लगभग सभी किताबों में दिया रहता है और सभी फैकल्टीज के नोट्स में भी होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब एक मछली ऊपर देखती है, ठीक है, तो सर्कुलर हॉरिजॉन के लिए आपसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना होना चाहिए। तो इसका आप लोगों ने सबने फॉर्मूला डिराइव कर रखा होगा, नहीं डिराइव कर रखा हो तो याद कर लो सब लोग कि आर का फॉर्मूला क्या आता है, h/√μ² - 1। ये आपका TIR का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू अपने को दे रखी है, h कितना दे रखा है बच्चों, तो h दे रखा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अपने को रेडियस सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 12 ही रखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का दे रखा, नहीं भी दे रखा तो आपको याद करना पड़ेगा 4/3, तो ये हो जाएगा 16/9 - 1। तो बच्चों कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा देखिए 12, 9 का रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इधर क्या बचेगा हमारे पास √16 - 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय √7 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा 36 बाय √7 सेंटीमीटर। पहले कई बार एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को एज ए रिजल्ट डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि आपको वोल्टेज सिग्नल दे रखा है और करंट सिग्नल दे रखा है, और आपसे पूछता है कि एवरेज पावर क्या होगी। तो एवरेज पावर AC में निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर निकालने के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है P एवरेज इज इक्वल्स टू, आपको बोलते हैं कि VRMS, या आप लिख सकते हैं ERMS IRMS cos फाई। जहां पर ये cos फाई जो होता है बच्चों क्या होता है, ये होता है पावर फैक्टर, और फाई क्या होता है, तो फाई होता है हमारे पास फेज एंगल, किस किस के बीच में, वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल के बीच में। अब जो आपको देखिए वोल्टेज सिग्नल तो कॉस का फंक्शन दे रखा है और करंट सिग्नल आपको साइन का फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब फाई का वैल्यू कितना दे रखा है 90 डिग्री, इसका मतलब पावर फैक्टर जो है कॉस फाई, तो पावर फैक्टर कॉस फाई बच्चों कितना हो जाएगा, तो पावर फैक्टर कॉस फाई हमारे पास आ जाएगा 0, कॉस 90 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब आपको एवरेज पावर कितना मिलना चाहिए, तो एवरेज पावर आपको 0 मिलना चाहिए, ठीक है। एवरेज पावर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आई बात समझ में, पक्का। तो क्या आंसर आ जाना चाहिए बच्चों, 0 आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए हमसे फिर से मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, आपको बोलता है कि चार्ज पार्टिकल 45 डिग्री पे एंटर कर रहा है। बच्चों देखो अगर 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर एंटर करता है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कोई डेविएशन नहीं होता, कोई फोर्स काम नहीं करता। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लॉरेंज लॉ से अगर हम देखें तो EV क्रॉस B। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड को क्या लिखा जाएगा बच्चों, EVB साइन थीटा, जहां पर थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, तो थीटा आपके पास एंगल होता है V और B के बीच का एंगल, ठीक है। तो V और B के बीच का एंगल होता है थीटा। अब ध्यान से देखिए कि अगर थीटा का वैल्यू 0 या 180 हो तो फोर्स 0 हो जाता है, और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, और उस केस में सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 45 डिग्री दे रखा है, तो आपसे बोलता है कि रेडियस बताइए। तो यहाँ पर देखिए हेलिकल पाथ आता है इस तरह से, 45 डिग्री के लिए या थीटा अदर देन 0, 180 एंड 90 के लिए हेलिकल पाथ आता है, तो इस तरह से हेलिकल पाथ होता है। तो इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से हेलिकल पाथ करता है, और आपसे पिच पूछा जा रहा है या रेडियस पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आपसे रेडियस पूछा जा रहा है और पिच आपको P दे रखा है, तो ये पिच होता है बच्चों हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं पिच।
पिच आपको दे रखा है P के बराबर और आपसे रेडियस पूछा जा रहा है, तो पिच निकालने का क्या तरीका होता है देखो बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम V के दो कंपोनेंट करते हैं। तो जो V के दो कंपोनेंट किए जाते हैं तो आपको V परपेंडिकुलर मिल गया V बाय √2 और V पैरेलल भी यहाँ 45 डिग्री के लिए क्या मिल गया, V बाय √2 मिल गया। cos 45 भी 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 होता है। अब पिच का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पिच का हमारे पास फॉर्मूला होता है V पैरेलल इंटू टाइम t, जितना टाइम लगा, और एक राउंड को पूरा करने में जो टाइम पीरियड लगता है कैपिटल T भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो इस कैपिटल T को क्या लिखा जाएगा बच्चों, तो इस कैपिटल T को लिखा जाता है, देखो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, पिच दे रखा है और आपसे रेडियस पूछा जा रहा है ना, तो कैपिटल T को क्या लिखा जाएगा, तो कैपिटल T को लिखा जाएगा 2πm/qb। जितना एंगल कवर किया जाता है उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2πm/qb, और V पैरेलल का फॉर्मूला कितना है अपने पास, V बाय √2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पिच। अब अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो रेडियस चाहिए, है ना, इसका क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकाला जाए, देखो तो ये देखिए सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है इस तरह से, और क्योंकि 3D में हो रहा है तो ये क्या बन गया, हेलिकल मोशन बन गया, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि R को क्या लिखा जाएगा, R को लिखा जाएगा mv बाय qb, और यहाँ पर mv परपेंडिकुलर बाय qb करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा m इंटू वी बाय √2 qb, है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से अपन mv/qb को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम mv/qb को लिख सकते हैं √2p/2π, और इस वैल्यू को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें रेडियस कितना मिल जाएगा, तो हमें रेडियस मिल जाएगा 1/√2, और mv/qb की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, √2p/2π आ जाएगा, √2 से √2 चला जाएगा, और आपको रेडियस किसके बराबर मिल जाएगा, रेडियस आपको बराबर मिल जाएगा p/2π के, किसके बराबर मिल जाएगा, p/2π के बराबर मिल जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि रेडियस में v परपेंडिकुलर लिया जाता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए v परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल होता है, v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल होता है, और पिच के लिए हमेशा v पैरेलल लिया जाता है। v पैरेलल का मतलब हो गया v cos थीटा, यहाँ पर क्योंकि थीटा 45 डिग्री दे रखा है तो दोनों का वैल्यू क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हीट का क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 3 रॉड हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पिछले पेपरों में भी बताया था कि कभी भी हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन आ जाए तो आप चाहें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपसे क्या कहता है कि 3 रॉड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन और सेम लेंथ। इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस में बोल दूं कि R है तो इसका रेजिस्टेंस भी R है और इसका रेजिस्टेंस भी R है। थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो आपसे टेम्परेचर पूछता है जंक्शन का। तो देखो बच्चों, कभी भी जंक्शन का टेम्परेचर पूछता है तो आप इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह से सर्किट बन जाएगा, ये इस तरह से सर्किट बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हमारे पास हो जाएगा 90, ये हमारे पास हो जाएगा 90, ठीक है। ये R तीनों सेम दे रखे हैं हमें। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने कितने मान लिया, V। तो मैं जानता हूं कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो अगर इधर से करंट आता है I, तो इधर करंट चला जाएगा मान लीजिए I1, और इधर करंट चला जाएगा मान लीजिए I2। तो क्या लिखा जाता है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से लिखा जा सकता है 0 - V/R इज इक्वल्स टू V - 90/R प्लस V - 90/R। देखो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया ये। 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो ओम्स लॉ से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो बताओ बच्चों क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, देखो R से R तो चला जाएगा और हमें मिल जाएगा -V इज इक्वल्स टू V - 90 प्लस V - 90। तो ये 90 इधर चला जाएगा, 180 हो जाएगा, और ये 180 बराबर 3V हो जाएगा। तो V बराबर आ जाएगा 60 वोल्ट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 60 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जंक्शन का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, जंक्शन का टेम्परेचर आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। आपको कहता है कि इन द गिवन सर्किट नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब आपको बैलेंसिंग की कंडीशन दी हुई है, आपको बोला है कि नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन है ना, ठीक है। आपको कहता है कि क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ द वायर ए बी इज डबल्ड देन फॉर नल पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर द वैल्यू ऑफ ए सी वुड बी। अगर पहले वैल्यू x थी तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, और अब इन्होंने बोला कि क्रॉस सेक्शनल डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो क्या x में कोई चेंज आएगा। तो देखे ध्यान से, ये एक मीटर ब्रिज का क्वेश्चन हो गया एक तरह से देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखो एक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है,
एक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, मान लीजिए R1 एंड R2, और ये हमारे पास एक वायर है और इधर गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, देखो बच्चों, और यहाँ पे बैलेंस करवाया इसे, तो ये AC लेंथ आती है हमारे पास X। तो पहले जब मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल डायमीटर कुछ था, मान लेते हैं कि R था या D था, तब ये लेंथ आ रही है X, और इसको फिर मैं लिख देता हूँ L माइनस एक्स। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, बैलेंस वीटोस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाएंगे तो R1 L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू R2 इंटू एक्स, है ना। अब ध्यान से देखिए कि जब आप इस वायर का डायमीटर चेंज करेंगे तो बच्चों पूरे वायर का डायमीटर चेंज होगा और रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ तो सिर्फ हमें क्या लेनी होती है, लेंथ लेनी होती है, क्योंकि जब आप इसका रो इंटू रो अपॉन ए करेंगे तो रो अपॉन ए इधर भी आएगा, रो अपॉन इधर ए इधर भी आएगा, तो कट जाएगा। इसका मतलब डायमीटर में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स का क्या रहेगा, एक्स का एक्स ही रहेगा। तो इसका क्या आंसर आ जाना चाहिए, इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए लेंथ को डबल कर देता या लेंथ को हाफ कर देता तो फिर एक्स की वैल्यू में चेंज आता, अभी एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन। आपको कहता है कि 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, इस एक ड्रॉप का रेडियस मान लेते हैं कितना है R0 और इसका पोटेंशियल कितना है V0, इस पे चार्ज कितना है Q0, और ऐसी n आइडेंटिकल ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना लेती है। ठीक है, तो उन्होंने मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना ली, तो हमने बोला कि इस बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितना हो गया R, इसका पोटेंशियल कितना हो गया V, और इसका चार्ज कितना हो गया Q। तो देखिए ध्यान से कि V0 को क्या लिखा जा सकता है, V0 को लिखा जा सकता है K Q0 बाय R0, तो कैपिटल V को क्या लिखा जाएगा K Q बाय R। अब Q को क्या लिखा जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होती है, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा N इंटू Q0, और R क्या लिखा जाएगा, तो आपको पता है कि वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R0 क्यूब, और ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं N, और बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से आपको कैपिटल R कितना मिल जाता है N की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ R0, है ना। तो देखे ध्यान से, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कैपिटल V कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा K इंटू N इंटू Q0 अपॉन N की पावर 1/3 इंटू R0, तो ये हमारे पास आ जाएगा N की पावर 2/3 टाइम्स ऑफ V0। पहले एग्जाम्स में कई बार हमसे ये फॉर्मूला भी डिराइव करके पूछ चुका है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिराइव करके बता दिया। अब आप n का वैल्यू 1000 पुट कर दें, तो अगर आप n का वैल्यू 1000 पुट करेंगे तो पहले देखो 1000 का क्यूब रूट ले लो, तो कितना हो जाएगा 10, और फिर 10 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 100। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू n टू द पावर 2/3 टाइम्स ऑफ V0। n का वैल्यू दे रखा है आपको 1000, तो 1000 की पावर 2/3 करेंगे तो इसे लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बच्चों 100, तो आपको v कितना मिल जाएगा 100 V0 मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल आएगा वो किस फैक्टर से ज्यादा होगा, तो 100 फैक्टर से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या आंसर आ जाना चाहिए बच्चों, सेकंड ऑप्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको एक सर्किट दे रखा है और आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है चार्ज की ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे, है ना। तो देखिए ध्यान से कि जब हमें कुछ भी नहीं दिया होता इस तरह से देखे कोई सर्किट छोड़ देता है तो हम स्टडी स्टेट में एनालिसिस करते हैं, और हमें पता है कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो स्टडी स्टेट में आप कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है, स्टडी स्टेट में जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। तो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो आप कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो बराबर हो जाएगा E/R2 प्लस RK, है ना। क्योंकि देखिए R1 और R3 दोनों ओपन सर्किट होने की वजह से, कैपेसिटर के ओपन सर्किट होने की वजह से खराब हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि आपको E का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, E का वैल्यू दे रखा है 5, स्मॉल r दे रखा है 1, और आपको R2 कितना दे रखा है, R2 दे रखा है आपको 4, तो ये हो जाएगा 5/4 + 1 यानी कि 5, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। अब जब ये 1 एम्पियर करंट R2 रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो आप कह सकते हैं कि जो V मिलेगा आपको वो V मिल जाना चाहिए, R2 के अक्रॉस जो V मिलेगा वो कितना मिल जाना चाहिए, तो वो मिल जाना चाहिए I × R2। तो I × R2 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। अब ये 4 वोल्ट जो है ये C और C ये जो दो कैपेसिटर लग रखे हैं इन दोनों में डिवाइड होगा तो दोनों का आधा आधा मिलेगा। तो जब दोनों का आधा आधा मिलेगा तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज को क्या लिखा जाएगा, C × V/2 लिखा जाएगा।
सी का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 3 मिली फैरेड, 3 इंटू 10⁻³ फैरेड, और V कितना है हमारे पास 4 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा 6 मिली कुलाम। कितना मिल जाना चाहिए, 6 मिली कुलाम मिल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो इन्होंने माइक्रो कुलाम में दे रखे हैं। देखो अगर ये कैपेसिटर है 3 मिली फैरेड, तो ये मिली का मतलब हो गया 10⁻³ तो ये आना चाहिए 6 मिली कुलाम आना चाहिए। क्यों कितना आना चाहिए, 6 मिली कुलाम आना चाहिए। अब इन्होंने ऑप्शन माइक्रो में दे रखे हैं ना, तो या तो ये कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रो में देनी चाहिए थी, तो कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रो में देता तो चार्ज भी किस में आ जाता, माइक्रो में आ जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि सारे ऑप्शन माइक्रो कुलाम में दे रखे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में ही गलती हुई है। सी का वैल्यू यहाँ पर 3 मिली फैरेड की जगह आप 3 माइक्रो फैरेड कर लीजिए। जब 3 इसका वैल्यू आप 3 माइक्रो फैरेड कर लेंगे तो फिर आपको चार्ज भी 6 माइक्रो कुलाम मिल जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि चारों ऑप्शन माइक्रो कुलाम में दे रखे हैं तो करेक्ट ऑप्शन किसको माना जाएगा, थर्ड को करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। आपको कहता है कि दो स्फीयर है, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको बोल रहा है σ1 एंड σ2। तो आपसे रेशियो पूछता है कि σ1 का और σ2 का रेशियो बताइए, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हमने पढ़ रखा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में हमने पढ़ा था कि जो स्फीयर होता है या कोई भी कंडक्टर होता है उसके लिए हम लिख सकते हैं कि σr क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो σr अगर कांस्टेंट होना चाहिए तो आप σ1/σ2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं R2/R1। R2/R1 करोगे तो क्या आ जाना चाहिए, 3/2 आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के लिए सिग्मा और R का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट रहना चाहिए। आई बात समझ में। तो आपने लीकेज ऑफ चार्ज में, कोरोना डिस्चार्ज में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रहा है हीट का, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। आपको बोलता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज। तो हमें एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसने अपने को दे क्या रखा है, तो इसने अपने को वॉल्यूम दे रखा है देखो, और एनटीपी बोला है। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 मिलीलीटर यानी कि 10⁻³ लीटर दे रखा है आपको वॉल्यूम, है ना। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, तो अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। इसका मतलब 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। इसका मतलब वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। बस यही इसमें है कि आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम को लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा देखिए आपको प्रेशर दिया हुआ है, एनटीपी बोला है। तो एनटीपी पे अपन प्रेशर कितना लेते हैं बच्चों, तो एनटीपी पे हम प्रेशर ले लेते हैं, अगर बात करें तो 1 atm ले लेते हैं। तो 1 atm का मतलब कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये हमारे पास प्रेशर आ जाएगा, है ना। अब देखें ध्यान से कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला लिखा जाए। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना अपने से, उसका फॉर्मूला सिंपली हमारे पास हो जाएगा 3/2 PV। क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं हमारे पास, 3 होते हैं, इसलिए हम F/2 KT करेंगे या 3/2 PV भी कर सकते हैं। F/2 की जगह क्या लिया जाएगा, 3/2 लिया जाएगा, 5/2 मत ले लेना बच्चों, है ना। 5/2 क्यों नहीं लेंगे, 5/2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसमें 2 जो होते हैं वो रोटेशन के हो जाते हैं और ये हमसे ट्रांसलेशन के पूछ रहा है। तो क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा देखिए 3/2 इंटू इसको ले लेंगे 10⁵ और ये है 10⁻6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 3/20 जूल में बात चल रही है, तो ये हो जाएगा 3/20 जूल। तो 3/20 जूल को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको 0.15 जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। आया कुछ समझ में, पक्का। चलें आगे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बोलता है कि आइडियल गैस है और उसको एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ाया गया जाएगा उसका। तो कहता है कि नहीं, टेम्परेचर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो बच्चों, अपने को कह रहा है कि आइडियल गैस को एक्सपेंड किया गया और अमाउंट ऑफ हीट जो दी गई वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस के बराबर थी। तो आपसे बोल रहा है कि गैस कौन सी होगी और आपको इक्वेशन दे रखी है PV⁵ 6/5 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि जो हीट दी गई है यानी कि DQ वो बराबर है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के, इसका मतलब -du के बराबर है। तो DQ इक्वल्स टू क्या हो गया, -du हो गया। DQ को बच्चों क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है NC∆T
और डी यू तो हमेशा क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया, एन से एन चला गया, और सी बराबर क्या आ गया यहाँ पर, माइनस सी वी के बराबर आ गया। तो सी बराबर आ गया हमारे पास माइनस सी वी के, है ना। अब क्या रिलेशन लिखा जाएगा देखिए, तो आप लोग जानते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या लिखा जा सकता है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए लिखा जा सकता है कि C इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एन। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए C क्या लिखा जा सकता है, सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एन, है ना। और यहाँ पर अपने को सी वी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एन इज इक्वल्स टू माइनस सी वी। तो हम लिख सकते हैं देखिए, टू सी वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन माइनस वन। ये हो जाएगा हमारे पास टू सी वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन। एन का वैल्यू बच्चों कितना दे रखा है, 6/5। तो ये हो जाएगा 6/5 माइनस वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5r बाय, और ये 6 माइनस वन करेंगे तो 6 माइनस 5 होके 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5r। इसका मतलब सी वी कितना मिलना चाहिए अपने को, तो सी वी मिलना चाहिए 5r/2 यानी कि 5/2r। इसका मतलब गैस कैसी होनी चाहिए, तो डायएटॉमिक गैस होनी चाहिए। कैसी गैस होनी चाहिए, डायएटॉमिक गैस होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 5। आपको पता है सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी का फॉर्मूला आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सीवी इज इक्वल्स टू FR/2, और ये आ रहा है हमारे पास 5R/2। इसका मतलब कैसी गैस होनी चाहिए, डायएटॉमिक गैस होनी चाहिए। तो बताओ बच्चों कौन सा आंसर आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीजन O2 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखें कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा कि C इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, CV प्लस R अपॉन वन माइनस एन लिखा जाएगा। आई बात समझ में, पक्का, ओके। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कहता है कि एक स्फीयर है, उसे थर्मली इंसुलेटेड थ्रेड से लटका रखा है और उसका टेम्परेचर ड्रॉप करना स्टार्ट करता है। तो आपसे टेम्परेचर डिफरेंस अगर दे रखा है तो रेट पूछ रहा है ना। तो देखिए हमें दे रखा है कि T माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। तो यहाँ से देखिए हम जरूरत पड़ने पर T को क्या यूज में ले सकते हैं, T नॉट प्लस डेल्टा टी यूज में ले सकते हैं। अब हमें पता है कि जो dq/dt होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है सिग्मा a टू द पावर 4, सॉरी सिग्मा a t टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। इसमें अगर मैं चाहूँ, देखो ध्यान से, तो t की पावर 4 की जगह लिख सकता हूँ टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से टी नॉट की पावर 4 को बाहर कॉमन ले लिया। तो कितना बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 को बाहर कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। अब देखिए क्या लिखा जा सकता है इसको, तो इसको लिखा जा सकता है dq/dt इज इक्वल्स टू सिग्मा a टी नॉट की पावर 4, सिग्मा a टी नॉट की पावर 4, और ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें बोला है कि डेल्टा टी टी नॉट से बहुत बहुत छोटा है। तो क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस 1, तो 1 से 1 चला जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, 4 सिग्मा a टी नॉट की पावर 3 डेल्टा टी। ये हमारे पास आ गया बच्चों dq/dt। और आप जानते हैं कि dq/dt को क्या लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है ms dt/dt। तो अपने को तो dt/dt चाहिए था, तो dt/dt कितना आ जाएगा, तो dt/dt आ जाएगा हमारे पास 4 सिग्मा a टी नॉट का क्यूब इंटू डेल्टा टी अपॉन, ध्यान से देखिए m को लिखा जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³। और s को देखो ये c बोल रहा है, क्या बोल रहा है, c बोल रहा है, तो s की जगह आ जाएगा c। और एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4πr² लिख सकता हूँ। तो 4π से 4π चला जाएगा, r² से एक r चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 सिग्मा टी नॉट क्यूब अपॉन, यहाँ से मिलेगा देखिए 4d, सॉरी 4π से 4π चला गया, तो यहाँ से मिलेगा d इंटू आर इंटू सी। तो ये सारे हो गए कांस्टेंट, और ये बच गया डेल्टा टी, और ये हमारे पास आ जाएगा dt/dt। और क्योंकि कूलिंग हो रही है, तो आप चाहें तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, ये न्यूटन्स लॉ मिल गया आपको। कैसे, आपने क्या पढ़ा है न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ध्यान से देखिए, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट। आई बात समझ में। इसका मतलब स्टीफन के लॉ से हम न्यूटन के लॉ को डिराइव कर सकते हैं।
आप लोगों ने ये डेरिवेशन किया होगा और ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए जितने भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है उनको एक बार आप एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से कर लें, क्योंकि इस तरह से डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बच्चों, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। आपसे कहता है कि ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद ए वेलोसिटी 1/5 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो आपको बोल रहा है कि ये सोर्स है और सोर्स हमारा रेस्ट पर है और ये ऑब्जर्वर है, और ये जो ऑब्जर्वर है ये v/5 से किसकी तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज चेंज बताना है आपको कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v प्लस माइनस वी हो। तो क्योंकि सोर्स की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो v प्लस v/5 अपॉन सोर्स रेस्ट पर है तो ये v आ जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा f एक्चुअल और ये हो जाएगा 6v/5 यानी कि 6/5। अब अगर हम इसे, ये तो हमारे पास आया f एपरेंट, तो हमसे इंक्रीमेंट पूछ रहा है कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ, है ना। तो 6/5 टाइम्स का इंक्रीमेंट हो गया, तो 6/5 टाइम्स का इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि हम लोग लिख सकते हैं कि f परसेंटेज चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है अपने से, तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6/5 माइनस 1 इंटू एफ एक्चुअल अपॉन एफ एक्चुअल। तो ये रिलेटिव चेंज आ जाएगा एफ एपरेंट में ना, तो एफ एपरेंट में ये रिलेटिव चेंज आ जाएगा। तो देखिए कितना मिलेगा रिलेटिव चेंज हमें, रिलेटिव चेंज हमें मिल जाएगा 1/5। तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा बच्चों, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा 1/5 इंटू 100, इसका मतलब 20%। ध्यान से देखना ये बड़ा चेंज है, इसलिए यहाँ पर हम वो वाला मेथड नहीं लगा सकते डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एफ वाला। तो हमें यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे मेथड लगाना पड़ेगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो शुरू में तो आप कह सकते हैं कि एफ एपरेंट और एफ एक्चुअल बराबर थे, फिर ऑब्जर्वर ने मूव करना स्टार्ट किया तो आपको एफ एक्चुअल कितना मिल रहा है, 6/5 एफ एक्चुअल मिल रहा है। तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया बच्चों, तो 20% का चेंज आ गया। नेक्स्ट देखिए अगेन वेव का क्वेश्चन, दो वेव है हमारे पास y1 और y2, इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत से लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ए भी अलग है और ओमेगा भी अलग है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो I1 अपॉन I2 को बच्चों क्या लिखा जाएगा, तो I1 अपॉन I2 को लिखा जाएगा, देखना ध्यान से, 5 इंटू 75 अपॉन 10 इंटू 150 का होल स्क्वायर। 5 से जब इसे काटेंगे तो 2 बार, 75 से काटेंगे तो 2 बार, ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अगेन हीट का क्वेश्चन, हीट और सिंपल सेकंड पेंडुलम का मिला के क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे कहता है कि एक वीक में कितने टाइम का लॉस होगा या कितने टाइम का गेन होगा। तो सेकंड पेंडुलम देखिए, सेकंड पेंडुलम हमारे पास जो है वो एक सिंपल पेंडुलम ही होता है, ऐसा सिंपल पेंडुलम जो हर 1 सेकंड के बाद मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, मतलब कि उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। इसका मतलब आप डेल्टा टी बाई टी क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल्टा L/L लिख सकते हैं। और हीट में आपने पढ़ रखा है कि थर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा L अपॉन L को क्या लिखा जा सकता है, अल्फा डेल्टा थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से जो चेंज आएगा टाइम पीरियड में वो कितना आ जाएगा बच्चों, तो वो आ जाएगा अल्फा टी इंटू डेल्टा थीटा, जहाँ पर डेल्टा थीटा का मतलब क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए डेल्टा टी हमारे पास कितना आ गया, अल्फा टी डेल्टा थीटा बाय 2। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखना बच्चों ध्यान से कि डेल्टा टी को क्या लिखा जाएगा, अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁵। टी कितना हो जाएगा हमारे पास, तो एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड्स और 1 वीक का पूछा जा रहा है, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा थीटा कितना है 10 और डिवाइड किसका लगेगा बच्चों, 2 का डिवाइड लग जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला देखिए 10 से मैंने पॉइंट हटा दिया और 2 से इसको काट दिया तो ये हो जाएगा 6। तो कितना मिल जाएगा हमें, तो हमें मिल जाएगा 86,400, या लिख दो 864 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर कर दूं -3। 7 इंटू 6 को भी क्या लिखा जा सकता है, 42 लिखा जा सकता है। अब हमें क्या करना है, 864 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो फटाफट से देखिए 2 4 8 2 6 12 16 और ये हो जाएगा 17 4 4 16
24 का 25 और 2 इधर चला गया तो 4 8 32 34, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये भी हमारे पास हो जाएगा 8, 7 और 5 हो गया 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36288 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 36.28 सेकेंड्स। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दे रखा है, बिल्कुल अपने को फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 36.28 सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? पक्का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि डिस्क है, उसका मास दे रखा 4 kg, रेडियस दे रखा 1 मीटर और विदाउट स्लिपिंग वो रोल कर रही है सच दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज इतना, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। तो हमें पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को क्या लिखा जा सकता है डिस्क के लिए? तो सेंटर के अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है तो लिखा जा सकता है mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? तो प्योर रोलिंग में ओमेगा को लिखा जा सकता है v/r, तो हो जाएगा v/r का स्क्वायर। तो यहाँ से r² से r² चला जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा 1/4 mv²। कितना मिल जाएगा? 1/4 mv²। मास कितना दे रखा है हमें? तो हमें मास दे रखा है 4 kg और v कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 10/100 यानी कि 1/10 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/100। 4 से 4 चला जाएगा और आपको मिल जाएगा 0.01 जूल। तो क्योंकि आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो जूल में आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपसे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी पूछता तो फिर आपको हाफ mv² भी इसमें ऐड करना पड़ता। नेक्स्ट देखिए आपको कहता है कि रॉड है, उसका मास m है, लेंथ l है और उसका इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ट्राइंगल का अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से, सेंट्रोइड से पास होता है। तो इस तरह से आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, साइड लेंथ दी हुई है स्मॉल l और मास दिया हुआ है स्मॉल m। स्मॉल l का वैल्यू है कैपिटल L/3 और स्मॉल m का वैल्यू भी कितना है? कैपिटल M/3। ये पुट करना अगर आप भूल गए तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है और आपको इस पॉइंट के बाद पता है तो पहले तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं? ml²/12 प्लस m इंटू दिस डिस्टेंस। अब बच्चों आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि आपको पता है कि अगर ये सेंट्रोइड है, ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस पता करना है ये डिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने बोल दिया कि ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस कितना है x और ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये कितना होना चाहिए? ये x/2 होना चाहिए, है ना। तभी ये रेशियो कितना आएगा? 2:1 का आएगा। आपको पता है कि जो मीडियन होती है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो अगर ये x है तो ये कितना होना चाहिए? x/2 होना चाहिए, तभी ये रेशियो 2:1 का आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि पूरा एंगल 60 डिग्री होता तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो फिर तो अपन डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये L/2 है तो आपको ये वाली लेंथ चाहिए, है ना। तो इस लेंथ को मैंने बोल दिया x, तो क्या लिखा जाए? tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x/L/2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा √3, सॉरी tan 30 कितना होता है बच्चों? 1/√3, तो ये हो जाएगा L/2√3। तो यहाँ करेंगे L/2√3 का स्क्वायर। और ऐसे कितनी रॉड्स हमारे पास? 3 रॉड हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा बच्चों? ml²/12 इंटू 3 प्लस यहाँ से मिलेगा ml²/2 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 3 यानी कि ये भी हो जाएगा 12 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा 4। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल जाएगा? ml²/2 मिल जाएगा। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू टर्म्स में आंसर निकालना है। तो स्मॉल m की जगह क्या पुट किया जाएगा? कैपिटल M/3 और स्मॉल l की जगह पुट किया जाएगा कैपिटल L/3, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास ml²/6 9 जा 54। तो क्या आंसर आ जाएगा? ml²/54, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? पक्का। नेक्स्ट देखिए आपसे कहता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट्स अ फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस r और कोई पार्टिकल आपने उससे अटैच कर रखा है हॉरिजॉन्टल थ्रेड AB से। ठीक है, आपको कहता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इंपार्ट की गई है नॉर्मल टू द थ्रेड, तो सब्सिक्वेंट मोशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान से देखिए कि आपसे पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा O पॉइंट के अबाउट, B पॉइंट के अबाउट, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल ए, पॉइंट ए पर वेलोसिटी दी गई है
तो अपने को पता है कि अगर अपन टॉर्क निकाल लें अबाउट पॉइंट ओ, तो अगर हम ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। इसी तरह से बी पॉइंट के अबाउट आप देखिए कि जब ए पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी मिल रही है तो आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि बी पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क 0 नहीं है। तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 नहीं है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम बी पॉइंट के अबाउट भी कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एंगुलर मोमेंटम की बात। अब अगर अपन लीनियर मोमेंटम की बात करें तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है। मोमेंटम का क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, मोमेंटम का यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन मोमेंटम को आप कांस्टेंट नहीं बोल सकते। अब देखिए मोमेंटम कांस्टेंट इसका मतलब क्या हुआ कि मास कांस्टेंट है और स्पीड कांस्टेंट है। तो मास तो कांस्टेंट है और स्पीड भी कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा बच्चों, ना तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा ना ही एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि एक सिलेंडर को आप इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर लेके जा रहे हैं और वही सिलेंडर फिर वापस नीचे आ रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। आप समझिए कि सिलेंडर की टेंडेंसी हमेशा नीचे आने की होगी, सिलेंडर की टेंडेंसी हमेशा नीचे आने की होगी, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ ही होगी, चाहे सिलेंडर नीचे आए चाहे सिलेंडर ऊपर जाए, डायरेक्शन फ्रिक्शन की हमेशा ऊपर की तरफ होगी क्योंकि टेंडेंसी हमेशा नीचे की तरफ आने की होगी, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे इसने वेज पर फोर्स लगाया, एक्सेलेरेशन दे रखा है अपने को इस तरफ, फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो उस ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगेगा। देखिए जब सूडो फोर्स लगेगा तो किस तरह का एफबीडी बनेगा, तो अगर ये मास ले लिया हमने 2m, तो इस तरह फोर्स लगेगा 2mg sin थीटा, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इस तरफ लग जाएगा 2mg। अब हमें सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे यहाँ पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ध्यान से देखिए कि ये 2mg sin थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2mg cos थीटा। तो C से A के बारे में बात कर रहा है, तो C से A मोशन हो रहा है, तो A एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ गया, और A एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो हमने लिखा 2mg cos थीटा माइनस साइन थीटा f इज इक्वल्स टू ma, तो ये हो जाएगा 2m इंटू a, तो 2m से 2m चला जाएगा और a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास g। cos थीटा को क्या लिखा जाएगा, √3/2, और साइन थीटा को लिख दिया जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ से जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1.732 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.732। सॉल्व करने पर ये हमारे पास आ रहा है, देखिए 5 2 10, 15 का ये हो जाएगा 16, 37, 35, 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम हम जानते हैं कि s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, और आपको AC दे रखा 1 मीटर, तो s को लिखा आपने हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना मिलेगा, 2s बाई a का अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू s दे रखा 1 मीटर, और ये हो जाएगा 3.66, कितना हो जाएगा, 3.66 हो जाएगा, तो उसको कर दिया मैंने 3.66 यानी कि 366, 100 को भेज दिया देखो ऊपर, 2 से इसको काटा तो कितना मिला, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये हमारे पास आ गया 2 3 जा 6, तो लगभग ये 100/183 आ गया। अप्रॉक्सीमेटली अगर अपन देखें तो 100 का रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। 183 का अगर अपन समझें कि अगर ये हमारे पास होता 183 है ना ये, तो अगर ये हमारे पास होता 100 तो 10 आता, और ये है हमारे पास 144 तो 12 आ जाता, 196 में 14 आ जाता, तो लगभग आप बोल सकते हैं कि ये 14 के आसपास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो 14 के आसपास आ जाएगा, तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 10/14 यानी कि 5/7। 5/7 से अगर हम लोग देखें तो 7 8 जो होता है 56, 7 7 जो होता है 49, तो ये 0.7 के आसपास आना चाहिए। तो टाइम कितना आ जाना चाहिए हमारे पास, 0.74 सेकेंड आ जाना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि एक बिलियर्ड बॉल है जो 6.6 मीटर पर सेकेंड से एक आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल को
स्ट्राइक करती है, ठीक है। इसका मतलब देखिए कि अगर ये कोई बॉल है, इसका मास m है और इसका स्पीड ले लेते हैं u है, और यहाँ पर एक आइडेंटिकल बॉल है और ये बॉल रेस्ट पर है, तो इस बॉल से जाकर ये स्ट्राइक करती है इलास्टिकली, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि आफ्टर द कोलिजन वन बॉल इज फाउंड टू मूविंग एट ए स्पीड ऑफ u/2 इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। अब इसके बाद अपने को एक बॉल का तो बता रखा है कि एक बॉल जो है ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन से 60 डिग्री एंगल पर u/2 स्पीड से जा रही है। तो दूसरी बॉल कहाँ जा रही है उसकी वेलोसिटी अपने को पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि दूसरी बॉल की वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, mu/2 cos 60 होता है 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास mu/2 sin 60, mu/2 sin 60 और sin 60 होता है √3/2। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए, ये तो क्या मिलेगा, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो मिलेगा m × u प्लस m × 0 इज इक्वल्स टू m × u/2 या बोल दो u/4, और ये हो जाएगा √3 j प्लस i प्लस m × v। अब ये v अपने को फाइंड आउट करना है, m देखिए थ्रू आउट कट जाएगा और यहाँ से अपने को मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू ui, इसे लिया जाएगा ui, तो ui माइनस u/4i माइनस √3 u/4 j। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा देखिए 3 u/4i माइनस √3 u/4 j, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि अपने को वेक्टर फॉर्म में चाहिए कि स्केलर फॉर्म में चाहिए। तो स्केलर फॉर्म में चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो बच्चों देखो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास u/4 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो हमारे पास आ जाएगा √12 इंटू u/4, कितना आ जाएगा √12 इंटू u/4 आ जाएगा, है ना। तो देखिए ध्यान से u का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, u का वैल्यू हमें दे रखा है 6.6, तो अगर इससे 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3.3। अब √12 को क्या लिखा जाए, तो √9 होता तो 3 कर देते, और √16 होता तो 4 कर देते। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 और 4 का कोई बीच का नंबर ले लेते हैं तो 3.5 ले लेते हैं, तो उसको ले लेता हूँ 3.5, ये हो जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आना चाहिए देखिए, तो ये हमारे पास आ जाना चाहिए, इसको कर दिया इंटू 100, 3.4 ले लेता हूँ उसको, तो 2 से काटने में आसानी रहेगी, हो जाएगा 17, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 इंटू 17, 7 3 21, 7 3 21, 23, और ये हो जाएगा 33, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5, ये कुछ 5.61 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5.61 आ रहा है, तो उसके आसपास देख लीजिए, तो 5.7 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस पेपर में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेशन से कीजिए तो 95% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। सिर्फ 5% क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 32 नंबर क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपसे कहता है कि जो खिड़कियाँ होती है वो नियर द बॉटम एंड टॉप ऑफ द बॉल पे ही क्यों ओपन की जाती है। तो आप समझिए कि नियर द बॉटम तो हवा ठंडी रहती है, तो हमें ठंडी हवा मिलनी चाहिए, इसलिए खिड़कियाँ नीचे रखी जाती है, और ऊपर टॉप पे जो हम रोशनदान बनाते हैं और जो वहाँ पर भी जाली लगा देते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो वहाँ से बाहर निकल जाए, ना। तो नियर द बॉटम कूल एयर होनी चाहिए एंड हॉट एयर आउट नियर द रूफ, तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। आप सबको पता है कि जब एयर हॉट हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो ऊपर से निकल जाएगी, है ना, तो कमरा ठंडा रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, आपसे कहता है कि एक ब्लॉक है मास 2 किलो का, और उसको ओरिजिन पे रखा है t = 0 पे, और उसकी वेलोसिटी है इतनी पॉजिटिव x डायरेक्शन में, कंजर्वेटिव फोर्स लगाई गई और पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज मिनिमम, जब उस पर फोर्स मिनिमम होगा तब कितना वेलोसिटी एक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन कि F = क्या होता है, -du/dx होता है। तो पहले तो हमने फोर्स निकाला, तो फोर्स कितना आ जाएगा -3x², ही हो जाएगा हमारे पास -3x² + 12x। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा देखिए 3x² + 12x। अब इस फोर्स का मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने वापस से ऐसे डिफरेंशिएशन किया, तो dF/dx को क्या लिखा जा सकता है 6x, और ये माइनस का 12x आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 6x - 12, और जब इसको 0 कर देंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 2 मीटर मिलेगा।
ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 2 मीटर पर जाकर फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आपको वेलोसिटी बतानी है जब फोर्स मिनिमम होगा, तो वेलोसिटी बतानी है जब फोर्स मिनिमम होगा, इसका मतलब आपको x इक्वल टू 2 मीटर पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी, है ना। आपको ओरिजिन पर बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पर ये ओरिजिन पे था, तो मिनिमम आफ्टर द टाइम t इक्वल टू 0 इज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू 2 मीटर, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालें हम x इक्वल टू 2 पर, तो पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू 2 पर बच्चों क्या लिखी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी -2 का क्यूब प्लस 6, 2 का स्क्वायर प्लस 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास -8, 4 6 जा 24 प्लस 15, तो देखिए कितना बचेगा, ये हमारे पास 7 4 31 आ जाएगा, तो 31 जूल आ जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इतनी तो आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। और फिर हमें पता है कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, तो t इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ये तो 2 पर आ गई, x इक्वल टू 2 पर आ गई, x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, तो x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी 15 जूल, है ना। आपको देखिए v0 दे रखा है, तो k0 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, तो k0 को लिखा जा सकता है हाफ m इंटू v0 का स्क्वायर यानी कि 4√5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 5 यानी कि 80 जूल। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, k0 प्लस u0 इज इक्वल्स टू k2 प्लस u2, k0 कितना दे रखा है हमको 80 जूल, u0 कितना दे रखा है बच्चों 15 जूल, k2 हमें निकालना है स्पीड निकालने के लिए, k2 हमें निकालना है, u2 कितना दे रखा है 31 जूल, है ना। तो 80 प्लस 15 कितना हो गया, 80 प्लस 15 हो गया 95, 95 में से 30 गया तो कितना बचता है 65, 65 में से 1 गया तो कितना बचता है 64, इसका मतलब 2 मीटर पर x इक्वल टू 2 मीटर पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 64 जूल आ जाएगी। इसे लिखा जा सकता है हाफ m v2 का स्क्वायर, m कितना दे रखा है बच्चों 2 किलो, तो ये आ जाएगा 64, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो v2 कितना मिल जाएगा आपको 8 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों 8 मीटर पर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है बच्चों, आपको कहता है कि एक टावर है, टावर की हाइट है 100 मीटर, यानी कि ग्राउंड से 100 मीटर हाइट पर यहाँ से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ u इक्वल टू 0, और एक दूसरी बॉल को आपने इस तरफ हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड यानी कि v स्पीड से। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, 3 सेकंड के बाद ये बॉल यहाँ पहुंच जाएगी t इक्वल टू 3 पर, और ये जो बॉल है ये भी इसी लेवल पर पहुंच जाएगी। हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ रखा है t इक्वल टू 3 सेकंड पर, क्योंकि वर्टिकल में दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वर्टिकल में दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन लग रहा है g, तो दोनों ने सेम हाइट कवर करी होगी h। तो देखिए ये h हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों 100 माइनस h हो गया। तो सेंटर मास का पूछ रहा है अपने, सेंटर मास का हाइट ग्राउंड से ऊपर कितना लिया जाए, तो देखिए हमें पता है कि HCM क्या लिखा जाएगा, HCM लिखा जाएगा इसका हाइट, इसका मास m है, सॉरी इसका m/2 है और इसका कितना है m है, तो क्या लिखा जा सकता है m/2 इंटू h प्लस m इंटू h अपॉन m प्लस m/2। तो देखिए HCM तो हमारे पास h के बराबर ही आ जाएगा, और h को क्या लिखा जा सकता है बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर, g का वैल्यू लेंगे 10, t स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर। तो अगर ये आ जाएगा हमारे पास 45 मीटर, तो बताओ ये कितना बचा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 45 यानी कि 55 मीटर। तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा 55 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है कि एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है और उसे आपने इस तरह से फिक्स कर रखा है, और दूसरा एंड आपने एक m मास से यहां पर इस तरह से अटैच किया हुआ है, ठीक है। इस बॉडी से x0 डिस्टेंस पर, यहां से x0 डिस्टेंस पर अपने को एक दीवार और बोला है कि यहां पर एक वर्टिकल वॉल और है इस तरह से, है ना। द स्प्रिंग इज देन कंप्रेस्ड बाय 2x0, आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कंप्रेस करके आप इसको मान लीजिए कि आपने इसको 2x0 कंप्रेस कर दिया, तो ये कुछ है हमारे पास 2x0 से आपने कंप्रेस किया और यहाँ से आपने रिलीज कर दिया। तो आपको पता है कि यहाँ से अगर आप रिलीज करेंगे तो ये 2x0 ही, इस पॉइंट से 2x0 ही आगे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दीवार है तो इसकी टक्कर x0 के बाद ही हो जाएगी। तो आपको बताना है कि द टाइम टेकन टू स्ट्राइक द वॉल फर्स्ट टाइम ही कितना टाइम लगाएगा, पहली बार में कितना टाइम लगाएगा दीवार से टकराने में, बाद में तो उसकी खूब सारी टक्कर होगी। तो ध्यान से देखिए कि आप बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये क्या है लेफ्ट एक्सट्रीम है,
और ये मीन पोजीशन है, और यहाँ से 2x0 पर राइट एक्सट्रीम आना चाहिए था, लेकिन इस केस में राइट एक्सट्रीम नहीं आ पाएगा। तो आपको पता है लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक आने में, मतलब मैं बोल देता हूँ इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इसको ओ बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ। तो हमें पता है कि ए से ओ तक आने में, लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगता है, t/4 यानी कि 1/4 अंडर द रूट ऑफ 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m/k। ठीक है, तो कितना टाइम लगा, 2π/4 अंडर द रूट ऑफ m/k। इतना टाइम लगा कहाँ से कहाँ तक आने में, ए से लेके ओ तक आने में। अब हमें बताना है टाइम ओ से बी तक कितना लगा। तो ओ से बी तक की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि एम्पलीट्यूड कितना हो गया बच्चों, तो एम्पलीट्यूड हो गया 2x0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है x = होता है a sin ओमेगा t। x का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है x0, a कितना दे रखा है 2x0, तो ये हो जाएगा sin ओमेगा t। तो यहाँ पर ये देखिए x0 से x0 कट जाएगा और ओमेगा t का वैल्यू आपको मिलेगा π/6, क्योंकि sin π/6 कितना होता है 1/2 होता है, तो sin π/6 का वैल्यू होता है 1/2। तो आपको ओमेगा t कितना मिल जाएगा, π/6 मिल जाएगा। हमें तो टाइम निकालना है ना, तो टाइम कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए क्या लिखा जाएगा, 2π/T इंटू टी ओ बी इज इक्वल्स टू π/6। तो 2 पाई से पाई चला जाएगा और टी ओ बी हमें कितना मिल जाएगा, ये में मिल जाएगा t/12। इसका मतलब 2π/12 अंडर द रूट ऑफ m/k। अब हमसे पूछता है कि पहली बार टकराने में कितना समय लगा, तो आपको समय स्टार्टिंग से निकालना पड़ेगा। तो t हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m/k बाहर चला जाएगा और ये होगा 1/4 प्लस 1/12। इसे आप लोग लिख सकते हैं 3/12, तो ये हो जाएगा 4/12। 4/12 का मतलब हो जाएगा 1/3। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा बच्चों कितना मिल जाएगा, 2π/3 अंडर द रूट ऑफ m/k मिल जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से कि ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर x0 2x0 नहीं दे रखा, 3x0 दिया हुआ है। ठीक है, 2x0 की जगह कितना दिया हुआ है, जो ये क्वेश्चन है ना ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें 3x0 दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू भी दी हुई है। अब क्या है कि हमें यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू ना देनी पड़े, इसलिए एनटीए ने क्वेश्चन को चेंज किया और 3x0 की जगह क्या कर दिया 2x0। उससे क्या हुआ कि आपको साइन ओमेगा टी का वैल्यू मिल गया 1/2, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पर ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ गया, π/6 आ गया। अदरवाइज यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू गिवन थी, और जब साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू गिवन थी तो यहाँ पर आपको 3x0 भी दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि टाइम पीरियड मैग्नेट का 2 सेकंड दे रखा है और अगर पोल स्ट्रेंथ को 4 टाइम्स कर दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर द रूट ऑफ I/mb। ये जो m होता है हमारे पास, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है और ये किसके बराबर होता है बच्चों, तो ये होता है m इंटू एल इफेक्टिव के। तो अगर आप m को 4 टाइम्स कर देंगे तो कैपिटल M भी 4 टाइम्स हो जाएगा, और अगर कैपिटल M 4 टाइम्स हो जाएगा तो टाइम पीरियड आपके पास हाफ हो जाएगा। तो t' आपको मिलेगा t/2, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमें बोल रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर किसे ग्राउंड किया गया है। अगर ये पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया हुआ है तो आप बोल सकते हैं इसको पीएनपी को एमीटर बेस कलेक्टर, तो यहाँ पर कलेक्टर को ग्राउंड किया गया है, इसलिए कौन सा सर्किट हो जाएगा बच्चों, तो ये कॉमन कलेक्टर सर्किट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस एंड आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। और आपको एंगल दे रखे हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखे हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आपको पता है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हों और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछे, tan थीटा पूछ रहा है, तो हमें एक रिलेशन पता है कि tan थीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा के, जहाँ पर अल्फा और बीटा क्या होते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं। तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, tan थीटा को लिखा जा सकता है tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। तो tan 30 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, tan 30 डिग्री को लिखा जाएगा 1/√3 और tan 60 डिग्री को क्या लिखा जाएगा √3। तो ये कितना हो जाएगा 4/√3 हो जाएगा। तो हमसे थीटा नहीं पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पूछ रहा है, tan थीटा पूछ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि इस तरह से फोर्स लगाया गया 2m मास पर, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एक्सेप्ट बिटवीन बी एंड सी। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो
कि मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर म्यू है तो मिनिमम वैल्यू एफ का कितना हो कि ये बी वाला जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ स्लिप ना करे। तो देखिए ध्यान से कि पहले तो हम इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ अपॉन 5m। ठीक है, इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से, एफ अपॉन 5m से। अब अगर हम एफ बनाते हैं ए और बी की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे कि अगर ये ब्लॉक ए है और ये वाला ब्लॉक हमारे पास बी है, ये 2m है और ये m है, तो इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा R1। और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये भी 2m है, तो यहाँ पर भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा R2। और डाउनवर्ड मोशन में बात करें तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर B और C के बीच में आपको फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है। इसका मतलब डाउनवर्ड स्लिपिंग से इसे कौन रोकेगा, तो डाउनवर्ड स्लिपिंग से इसे फ्रिक्शन रोकेगा। तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये इसके वेट को mg को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, है ना। आई बात समझ में। तो अपने को f का मिनिमम वैल्यू बताना है और हमें पता है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन a कितना है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन a है f अपॉन 5m। तो देखिए इधर अगर एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा है f अपॉन 5m, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो R1 भी निकाल सकते हैं और R2 भी निकाल सकते हैं। तो पहले R1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो 2m का अगर मैं FBD बनाऊँ तो 2m पर ध्यान से देखिए कि इस तरफ लग रहा है फोर्स F और इस तरफ फोर्स लग रहा है R1, है ना, और इस तरफ एक्सेलरेशन कितना है a। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि F माइनस R1 इज इक्वल्स टू 2m इंटू a, और a का वैल्यू कितना है 5f अपॉन 5m। तो यहाँ से R1 कितना मिल जाएगा बच्चों, f बाहर कॉमन चला जाएगा और m से m कट जाएगा, तो कितना मिलेगा 1 माइनस 2/5। इसका मतलब ये हो जाएगा 3f/5। तो R1 कितना आ जाएगा, 3f/5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए अगर 2m का हम FBD बनाते हैं तो जो 2m का इस 2m का जब FBD बनाया जाएगा तो देखिए ध्यान से हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स लगेगा R2, हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स लगेगा R2, और ये जो R2 फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगेगा इसी की वजह से क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन आ जाएगा a। तो क्या लिखा जा सकता है, R2 इज इक्वल्स टू 2m इंटू a, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा f अपॉन 5m। तो m से m चला जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, ये 2f/5 मिल जाएगा। अब हम क्या किसका FBD बनाने की कोशिश करें, अब हम स्मॉल m का FBD बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब स्मॉल m का FBD बनाया जाएगा तो ध्यान से देखिए कि स्मॉल m पर एक फोर्स तो इस तरफ लगेगा R1 और एक फोर्स इस तरफ लगेगा R2, और इसका एक्सेलरेशन a आ जाएगा इस तरफ। वर्टिकल में बात करें तो mg लगेगा नीचे और ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन f, और f को क्या लिखा जाएगा, f को लिखा जाएगा म्यू इंटू R2। तो हॉरिजॉन्टल में हमने जो R1 कैलकुलेट किया उसका इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, फिर भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, कोई बात नहीं। R2 हमें चाहिए था तो R2 हमारे पास है, क्योंकि हम फ्रिक्शन बिना R2 के नहीं लिख पाएंगे। तो आपको बताया कि mg को किसने बैलेंस किया, म्यू इंटू R2 ने, और R2 का वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चों, R2 का वैल्यू आ रहा है 2f/5। तो mg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू 2f/5। तो f का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, तो f का मिनिमम वैल्यू आ जाना चाहिए 5mg/2 म्यू। कितना आ जाना चाहिए बच्चों, 5mg/2 म्यू आ जाना चाहिए। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये अपनी शीट का क्वेश्चन है। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो हमारी शीट में से ही आ रहे हैं, है ना। तो ये अपने क्लास में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी और x में रिलेशन दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 3/2 पर आपसे इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए कह रहा है। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है किसी पॉइंट पर तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखा है 2x⁴ माइनस 27x। तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए हमने क्या किया, du/dx निकाला। तो ये हमारे पास आ रहा है 8x³ माइनस 27। जब इसे जीरो कर दिया जाएगा तो हमारे पास हमें मिलेगा x³ इज इक्वल्स टू 27/8। तो हमें x की तीन वैल्यू मिलेगी और तीनों वैल्यू सेम रहेंगी, और कितनी आ जाएगी बच्चों, तो वो आ जाएगी 3/2। अब इस x इक्वल टू 3/2 मीटर पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है, ये चेक करने के लिए आपने वापस से डिफरेंशिएशन किया। तो जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा 24x², और ये जो 24x² आएगा ये x इक्वल टू 3/2 अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो x इक्वल टू 3/2 पुट करने पर ये देखिए पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब u का आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर u मिनिमम होगा तो बच्चों बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब
x इक्वल टू 3/2 मीटर पर आपको कैसा इक्विलिब्रियम मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि इफ ऑन ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट एक हीलियम प्लस आयन ने 2 फोटोन एमिट किए और दोनों की आपको वेवलेंथ दे रखी है, तो आपको n बताना है, r का वैल्यू भी आपको दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोटोन एमिट होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किसके बराबर होती है, तो आप लोग जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू आर सी एच इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम सब लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। ई का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो ई का वैल्यू लिखा जाए देखिए एच सी बाय λ1 को मैंने बोल दिया 1026.7 एंगस्ट्रॉम, और ये हो जाएगा हमारे पास एच सी बाय 304 एंगस्ट्रॉम, है ना। और इधर से क्या मिल जाएगा आपको, इधर से मिल जाएगा आर सी एच जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है बच्चों, एन से आ रहा था, 1/n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे पूरी, जेड का वैल्यू क्या पुट किया जाएगा, तो जेड का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और एच से एच भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा देखिए 10 की पावर -10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10, और यहाँ क्या बचेगा 1/1026.7 प्लस 1/304। यहाँ से जब आर का वैल्यू पुट करेंगे तो आर का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आर का वैल्यू दे रखा है हमें 1.096 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, है ना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1.096 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 4, और यह आ जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें n का वैल्यू मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखो तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 1.096 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 4, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/1026.7 प्लस 1/304, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर बच्चों हमें आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर होगा वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि न्यूट्रॉन स्प्लिट होके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो देखिए ध्यान से कि जब न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा तो क्या लिखा जाएगा, प्रोटॉन बनाया यानी कि 1 और इलेक्ट्रॉन बनाया मतलब 0 -1, साथ में एक एंटी पार्टिकल निकलता है और एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज, इसे बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ प्रोसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू ऑफ प्रोसेस। तो ये जो क्यू वैल्यू ऑफ प्रोसेस होती है ये बराबर हो जाएगी आपके पास प्रोटॉन को कितनी एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए ध्यान से कि ये जो क्यू है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये इन दोनों में डिवाइड होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में बराबर बराबर एनर्जी जाए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो यहाँ पर मास का डिफरेंस आ जाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में भी डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि क्या ये इक्वेशन सही है, तो इसमें क्यू नहीं दिया हुआ इसलिए ये इक्वेशन गलत हो गई, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, गलत ही पूछ रहा है अपने से। एवरी इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद द सेम एनर्जी, ये भी बिल्कुल गलत है, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है ऐसा जरूरी नहीं है। और इलेक्ट्रॉन शेयर द मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज, ये भी सही नहीं है, जो एनर्जी रिलीज होगी जो उनका जो शेयरिंग होगी वो इस इक्वेशन के हिसाब से होनी चाहिए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से ही पता चलेगा कि किसको कितना शेयर मिलता है ना। तो इसमें सारे गलत है इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि फोटोन की एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उन्हें इंसिडेंट किया गया, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। तो हमें पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी लेके बाहर निकलते हैं, तो वो बिना किसी एक्सटर्नल सप्लाई के भी कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिनके पास सिर्फ इतनी सी एनर्जी होती है कि वो जस्ट बाहर निकलते हैं, जस्ट बाहर निकल के रुक जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म करते हैं, है ना। तो मिनिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम एनर्जी की अगर बात की जाए तो मिनिमम एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 0 आंसर आ जाएगा। और मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन लगा के हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। और जो रेंज होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में होती है। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट इतना, तो ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने पेपर नंबर जब 17 सोल्व किया था तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू होता है लैम्डा बाई ए, हमेशा मिनिमा की एनालिसिस की जाती है डिफ्रैक्शन में। तो आपको ए का वैल्यू बताना, लैम्डा दिया हुआ, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, साइन 30 कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 6500 इंटू 10 टू द पावर -10
अपॉन ए। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ से आ जाना चाहिए, देखिए डबल, इसका डबल हो जाएगा 6500 का, तो इसको कर देता हूँ -8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 130, यानी कि हो जाएगा 13 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, माइक्रोमीटर या सेंटीमीटर में, तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है 1.3 माइक्रोमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगी विड्थ, है ना, कितनी आ जाएगी ये, तो स्लिट की विड्थ आ जाएगी हमारे पास 1.3 माइक्रोमीटर। और अगर आपसे सेंट्रल मैक्सिमम पूछता तो इसका डबल होता तो क्या आंसर आता, 2.6 माइक्रोमीटर आंसर आता। आई बात समझ में, पक्का। चलिए तो ये 42 था। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 44 हो गया, ये 45 देखते हैं। तो नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडिट कर लेना यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्या कहता है हमें बोलता है कि कॉनकेव लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.5, बोथ सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है r, और जब इसे किसी मीडियम में इमर्स किया जाता है तो किसकी तरह एक्ट करेगा। तो हमें पता है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं -r/2 इंटू म्यू -1। कितना लिख सकते हैं, फोकल लेंथ -r/2 इंटू म्यू -1। यहाँ पे म्यू को क्या लिखा जाएगा बच्चों, तो म्यू को लिखा जाता है मीडियम और लेंस। तो लेंस का मटेरियल कितना है, तो लेंस का मटेरियल हमारे पास 1.5, और मीडियम का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.75 दे रखा है, ठीक है। तो आपको फोकल लेंथ कितनी मिलेगी मीडियम में, तो फोकल लेंथ बच्चों मीडियम में मिल जाएगी -r/2, और ये कुछ हमारे पास आ जाएगा 1.5/1.75 -1। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का r/2, ये मिलेगा देखिए 1.5 माइनस 1.75, तो माइनस लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.75 माइनस 1.5, और 1.75 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमें मिलेगा 1.75 r/2, और 1.75 में से 1.5 जाएगा तो कितना मिलेगा बच्चों, 0.25 मिलेगा। तो पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। 25 की अगर हम टेबल बोलते हैं तो ये हमारे पास जाएगा 7 टाइम्स, तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जानी चाहिए प्लस का 3r/, ये हो जाएगा 7r/2, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 7r/2, 7r/2 हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए ध्यान से, 7r/2 में आपको क्या पता चल रहा है, 3.5r। तो ये कन्वर्जेंट लेंस रहेगा क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, और कितनी आ रही है फोकल लेंथ बच्चों, 3.5r आ रही है ना। तो ये आज हमने पेपर नंबर 19 सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम पेपर नंबर 20 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।